है हमारा जून 2023। तो आज हम करने वाले हैं जून 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एनएचपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारा जो मंथ है वो हमने जनवरी से स्टार्ट किया था और लगभग आज हमारा 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो हमने 6 महीने के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। तो अब आप सभी के साथ एक लास्ट में बात करने वाले हैं, थोड़ा 4 मिनट बात कर लीजिएगा। पहले क्लास कर लेते हैं, क्योंकि अब आज के बाद परसों कल आपका एग्ज़ाम है, 22 को 23 को एग्ज़ाम है। तो इस क्लास के बाद थोड़ा 4 मिनट बात करेंगे, तो आप लोग लास्ट में बने रहिएगा। पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन जून 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन भाइयों ने अभी तक क्लास को पूरी नहीं देखी है, तो और भी क्लासेस है, अगर टाइम मिले तो जनवरी से लेकर के जो क्लासेस हमने की हैं 4-5, उसको देख लीजिएगा अगर टाइम मिलता है तब, अन्यथा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में कर लीजिएगा डीडीजे के लिए। तो हम पहले तो बात कर लेते हैं मिशन चंद्रयान, जो कि आपका जुलाई में लॉन्च हुआ, पर मैंने सोचा हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो एक बार मैं इस पर बात कर लेता हूँ मिशन चंद्रयान 3 पर। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ रह सकता है कि अगर मान लो ये पूछेगा मिशन चंद्रयान से कि लॉन्च इसका कब हुआ था, तो इसका लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023। तो ये लॉन्च तो हुआ अभी 14 जुलाई को, पर ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मिशन चंद्रयान जो 3 है वो उसकी जो लॉन्च की तारीख है वो क्या हो सकती है। तो 14 जुलाई आपको याद रखना है। रॉकेट का नाम पूछ सकता है कि रॉकेट LVM 3M4 से लॉन्च किया गया है। पूछ सकता है कहाँ से लॉन्च किया जाना तय हुआ है, तो स्थल पूछ सकता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आपका हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। एजेंसी कौन सी है, इसरो एक एजेंसी है। इतना चीज़ें पूछ सकता है, पेलोड वगैरह इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। और ये आपका 14/7 LVM 3 के बारे में। अब हो सकता है आप इसरो के बारे में पूछ सकता है, इसरो के बारे में क्या है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। विक्रम साराभाई, मुख्यालय इसका बेंगलुरु पे है। और इसका जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका जो लॉन्चिंग पैड यहाँ पे स्थित है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर S सोमनाथ है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ से जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, बस इतना ही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग इसका एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका के बारे में क्या है। देखो, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो चंद्रमा की सतह है उसके ऊपर सुरक्षित लैंडिंग करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। मॉड्यूल के इसके 3 हिस्से हैं, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। ये बातें हो जाती हैं। नोट में कुछ बातें रखी हैं कि चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे गए चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर, और ये हाँ साउथ पॉइंट पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगी। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर लैंडिंग करेंगे आपके चंद्रमा के सतह पर ऊपर। तो इस बात को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकती हैं, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो मैंने इनको डिस्कस कर दिया। और बाकी मैंने कल आपको बताया था 3 चीज़ें, मैंने शायद कम्युनिटी पे डाला था कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था एक क्वेश्चन। तो इस ऑस्ट्रेलिया ओपन में क्या होता है कि एक ऑस्ट्रेलिया ओपन के आपके 2 होते हैं। इसमें आपका होता है, देखो पूरे साल में, पूरे ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक आपका फ्रेंच ओपन होता है, एक आपका होता है विंबलडन ओपन, एक आता है US ओपन। तो 3 चीज़ें हो चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन और आपका विंबलडन ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और जो फ्रेंच ओपन है, इन दोनों का जो मेंस वाला है उस जीते हैं कौन, नोवाक जोकोविच। दोनों को ही नोवाक जोकोविच ने जीता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो। इन दोनों में जो आपका क्या कहते हैं कि अगर हम कहें जो मेंस सिंगल टाइटल का जो खिताब होता है, उन दोनों को ही नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगर हम बात करते हैं कि जो वोमेंस वाला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में, ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो आपका वुमेंस का है, वुमेंस का मतलब कि महिलाओं का जो है, उसमें आर्यन सबलेंका ने जीता है, आर्यन सबलेंका। और यह है कहाँ की, यह है बेलारूस की। बहुत कन्फ्यूज करता है चीज़ें, ठीक है, आर्यन सबलेंका। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन में जो आपका मेंस वाला है, तो उसको भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। पर वुमेंस वाला जो है वो उसको है ईगा स्वेटक का नाम याद रखने के लिए ट्रिक है मेरे पास, EPFO। फ्रेंच ओपन ईगा स्वेटक, ई से ईगा स्वेटक, पी से क्या, पोलैंड। तो ईगा स्वेटक कहाँ की है, पोलैंड की रहने वाली हैं। तो अगर नाम ना याद हो तो याद रखना EPFO। मतलब फ्रेंच ओपन का जो खिताब है मेंस में तो नोवाक जोकोविच है, पर महिलाओं का जो है ई से ईगा स्वेटक, पी से पोलैंड। ईगा स्वेटक की रहने वाली पोलैंड, मतलब पोलैंड की रहने वाली ईगा स्वेटक है। फ्रेंच ओपन में इन्होंने क्या जीता है, ओपन सिंगल टाइटल का खिताब इन्होंने जीता है। ये होता है क्वेश्चन की एग्जाम में, इसमें सिंगल टाइटल ही पूछता है, डबल का नहीं पूछता। तो सिंगल वाला ज़्यादा याद रखने का। अब लास्ट नहीं, ये 3rd नंबर पे आता है, जो कि आपका है विंबलडन ओपन, जो कि अभी कल इसका रिजल्ट आया है कि विंबलडन ओपन में जो जीता है वो जीते हैं। अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस की याद रखना, कार्लोस अल्कराज इनका नाम है। क्या नाम भी है, कार्लोस अल्कराज इनका नाम है। इन्होंने जो है मेंस सिंगल खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज
कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ओमन का, तो ओमेंस के सिंगल टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। वुमेंस का जो है, वुमेंस वालों में जो इन्होंने जीता है वो जीते हैं, इनका नाम है, थोड़ा नाम अटपटा सा है, मार्केत मार्केत बोंद्रोसोवा। तो मार्केत बोंद्रोसोवा ये जो है चेक गणराज्य की महिला हैं। तो इन्होंने विंबलडन ओपन में इन्होंने जीता है, किसका, वुमेंस का जीता है। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, फिर आपके बाद होता है विंबलडन ओपन, फिर आपका होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच कोर्ट जो आपका फ्रेंच वाला है आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन आपका जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पुराना जो है आपका विंबलडन ओपन ही है, जो कि सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है आपका विंबलडन ओपन। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमने यहाँ पे आपको ग्रैंड स्लैम भी बता दिया और मैं चंद्रयान मिशन के बारे में जानकारी दे दी। अब चलते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, चंद्रयान 3 का प्रदर्शन किस राष्ट्र के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो भैया चंद्रयान 3 के साथ ये जापान के साथ जो प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन सबसे महत्वपूर्ण है साझेदारी में। तो ये किस राष्ट्र के साथ, जापान के साथ साझेदारी में है। जापान की बात करता हूँ, जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो, यहाँ की करेंसी क्या हो जाती है, येन हो जाती है। जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके फोमियो किसुडो, इस बात को भी ध्यान रखना। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस और यहाँ करेंसी चलती है आपकी यूरो। ठीक है, रूस मास्को, करेंसी चलती है यहाँ पे रूबल। चीन की हो जाती है आपकी राजधानी बीजिंग और यहाँ पे चलती है रेन मिनबी। ठीक है, ये करेंसी चलती है। देखो, एक करेंसी मैं इसलिए बता रहा हूँ, करेंसी कभी कभी आपके रीजनिंग में काम आ जाती है, रेन एनोलॉजी के टॉपिक में ये आ जाती है, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ चंद्रयान 3 के बारे में सारी बातें लिख रखी हैं, तो थोड़ा यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये जुलाई 2023 से, ठीक है, और उसके बाद ये सारी बातें हैं, और ये 2023 के बारे में है विक्रम लैंडर। और यहाँ पे जो आपका ये है MK-3 करके लॉन्च किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी मैंने सारी बातें यहाँ पहले शुरुआत में बता दी थी, तो इसको आप मत देखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर जो बना चक्रवात था उसका नाम बिपरजॉय रखा है। तो ये जो आपका चक्रवात आया था बिपरजॉय नाम का दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा है, कि बांग्लादेश ने इसका नाम बिपरजॉय रखा है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और यहाँ करेंसी चलती है आपकी टका। बांग्लादेश जो घेरे हुए अपने राज्य को, त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। त्रिपुरा आपको पता है, अगरतला। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरफ 7 शिफ्टर होती हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये आपके 7 शिफ्टर होती हैं यहाँ पे। और यहीं पे आपका यहाँ पे बांग्लादेश मैप में रहता है। तो याद रखना, चक्रवात का नाम बिपरजॉय किसने रखा है, बांग्लादेश ने रखा है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में तब्दील हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे दे रखी है। इस चक्रवात को बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया। इस शब्द का अनिवार्य रूप से अर्थ होता है कि आपदा या विपत्ति। भाई आपदा विपत्ति होती है, तो बिपरजॉय का नाम क्या रखा दिया, आपदा या विपत्ति रख दिया। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना कब होता है, 23 मार्च 1950 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख राष्ट्रपति हैं वो हैं गेरहार्ड एड्रियन, जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन और जर्मनी आपकी जगह चली यूरो, ये बात रखना। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, WEF की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक जो आपका अंतराल रिपोर्ट आता है 2023 में, भारत का स्थान इसमें कितना है। तो याद रखना, इसमें भारत का स्थान तो 127 है। जो आपका लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आता है, जिसको हम लोग जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहते हैं, जो लैंगिक रिपोर्ट होता है, उसमें 127 भारत की रैंक है। और इसमें नंबर 1 पे जो है आपका आइसलैंड है, और जो नीचे से टॉप किया है वो आपका अफगानिस्तान नीचे से टॉप किया है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो और ये जो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच जिसका हिंदी में कहते हैं, यह जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। मैंने आपको एक और भी रिपोर्ट पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 126 रैंक किस में है, और एक मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं कि जो आपका होता है न्यूज इंडेक्स में, तो उसको बताया था। उन दोनों को भी आपको याद रखना है वैल्यू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है विश्व आर्थिक मंच वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता सूचकांक मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है।
146 कंट्री में 127 नंबर पे आपका है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश है। मतलब विश्व में 14 साल से लगातार एक नंबर पे वो आ रहा है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान को 142, बांग्लादेश को 59, चीन को 107वें स्थान पर रखा गया है, नेपाल को 116, श्रीलंका को 115, भूटान को 103 स्थान पर रखा गया है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जब अब अपने 17वें संस्करण में 4 क्षेत्रों, ये सारी बातें हैं, ये काम की नहीं है पर इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि WEF रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान 127 रहने वाला है। एक आपका होता है पावर इंडेक्स, मतलब जब ग्लोबल पावर इंडेक्स होता है तो उस पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 4th रैंक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण महोत्सव में भाग लेगा? तो मैंने आपको इससे पहले भी कल क्लास बताया था कि रामायण महोत्सव जो है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। इसमें जो रामायण का एक अध्याय होता है अरण्यकांड के बारे में सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। और यहाँ पे जो देश है आपका कंबोडिया और इंडोनेशिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अरण्यकांड तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण की एक हिस्सा है जो भगवान राम के वनवास के दिनों का वर्णन करता है। इसमें सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं, डिस्कस कर दी मैंने इसको पहले ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो 2023 में जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई है तो बुसान दक्षिण कोरिया का एक शहर है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत ने अपना परचम लहराया है और इसमें जो है ईरान को हरा करके जो है ये जो है खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है। अब ये बात करते हैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आपकी हुई है, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप भारत ने एक रोमांचक फाइनल में ईरान को हराकर 9 संस्करणों में 8वीं बार एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप खिताब कब्जा करते हुए कबड्डी की दुनिया में प्रभुत्व की पुष्टि की है। बहुप्रतीक्षित मैच दक्षिण कोरिया के बुसान में डोंगयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेओडांग संस्कृति केंद्र में हुआ। इतना नहीं आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना कि जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आपकी हुई है बुसान दक्षिण कोरिया में हुई है। भारत ने अपना परचम लहराया है। किसको हराया है? ईरान को हरा करके अपना प्रभुत्व लहराया है और लगातार नहीं, अगर हम कहें तो 8 बार तक ये कबड्डी चैंपियनशिप जीत चुका है। कबड्डी जो है दक्षिण एशिया का एक लोकप्रिय संपर्क खेल है जिसकी शुरुआत सबसे पहले प्राचीन भारत में हुई थी। यह पूरे देश में खेला जाता है और पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में आधिकारिक खेल है। कबड्डी खेल में खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष के लिए 5 स्थानापन्न भी होंगे। कबड्डी का जो खेल होता है 40 मिनट का होता है, इस बात को ध्यान रखना। और 7 इसमें खिलाड़ी रहते हैं एक साइड में। आगे बढ़ते हैं। WEF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश अंतिम स्थान पर है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका WEF की रिपोर्ट आती है उसके अंतर्गत इंडिया की रैंक 127 आती है। और अगर बात करें नीचे से टॉप किसने किया है तो अफगानिस्तान ने किया है। इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 इस जगह राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी बातें लिख रखी हैं फिर से, पर आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो आपका जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है इसमें जो भारत की रैंक है आपकी याद रखना 67। कौन सी है? 67 आपकी जो है भारत की रैंक रहने वाली है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रखा है। कहा कि यह सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस सूची में टॉप किसने किया है? तो स्वीडन ने शीर्ष स्थानों पर टॉप किया है और शेष सूची में शेष 5 मार्क में डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड आपके आते हैं। पर इंडिया का रैंक जो है वो 67 रहने वाला है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका दक्षिण कोरिया में आपका जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई है उसमें बुसान शहर के अंदर हुआ है और इसमें ईरान को हरा करके भारत ने ये खिताब जीत चुका है। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे लिखा है भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीतने के लिए ईरान को हरा दिया। तो कोरिया की बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हराया। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो अभी 2023 में जो आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप किया है वो केरल ने टॉप किया है। तो इसमें 3 तरह की रैंकिंग आती है। एक तो आती है बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने टॉप किया है। एक आता है आपके छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो छोटे राज्यों में गोवा आता है। एक आता है आपका यूनियन टेरेटरी में, तो यूनियन टेरेटरी में मतलब जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। ठीक है। 3 तरीके से रैंकिंग होती है, पर यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो आपका ये फ्रेम हुआ है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने टॉप किया है। तो केरला इज द आपका राइट आंसर रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं केरला की, तो केरला की राजधानी हो जाती है आपकी तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की मुंबई, पंजाब की चंडीगढ़, तमिलनाडु की चेन्नई। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं आपको बता दूं, इनका नाम है M.K. स्टालिन। भगवंत मान आपके कहाँ पे हैं? पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं ये भगवंत मान हैं, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो आपके राज्य और खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया, जो खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मूल्यांकन का प्रदर्शन करता है। यहाँ पे बताया गया है कि बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंक हासिल किया है, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। छोटे राज्यों में गोवा नेता के रूप में उभरा, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम आए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ ने केंद्रशासित प्रदेशों में क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उन राज्यों की भी सराहना की जिन्होंने अपने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बस आपको सारी डेटा याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रहने वाला है वो आपके लिए यही रहने वाला है कि बड़े राज्यों की स्टडी में किसने टॉप किया है, छोटे राज्यों की स्टडी में किसने टॉप किया है, और आपका जो ये यूनियन टेरिटरी उसमें किसने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष पर टॉप किया है? तो छोटे राज्यों में आपका क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी आपकी हो जाती है पणजी, मणिपुर की इम्फाल, सिक्किम की गंगटोक, त्रिपुरा की अगरतला यहाँ पे राजधानी हो जाती है। तो गोवा ने यहाँ पे टॉप किया है। ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये सारी बातें फिर से यहाँ पे है, आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WEF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहले स्थान पे आइसलैंड ने टॉप किया है और नीचे से अफगानिस्तान ने टॉप किया है। भारत की रैंक इसके अंदर 57 वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट में, वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट में नहीं, ये आपका जो है 127 ही है, 127 वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट में है। ठीक है, और जो 57 आपकी है ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में है, मतलब जो आपका ऊर्जा जो क्या कहते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है 57 है, और 127 आपके जो है किस में है? ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं आपको रखना है बिल्कुल भी कि किसमें 127 है, किसमें आपका 57 है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आई है 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष से 8 स्थानों का सुधार हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF के बारे में। WEF 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। WEF की स्थापना क्लास श्वाब ने की थी। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये जो आपका जो प्रकाशित रिपोर्ट करता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी करता है, मानव पूंजी रिपोर्ट करता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक भी जारी करता है, मतलब वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी जारी करता है। इतनी सारी चीज़ें आपको ये जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहने वाला है। 2023 तक भारत ने कितनी बार एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीत चुकी है? तो मैंने आपको बताया कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? बुसान के दक्षिण कोरिया में शहर में हुई है, और इसमें ईरान को हराया है। भारत ने इसमें अपना खिताब जीता है और 2023 तक ये 8 बार जीत चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हैं, इसको अगर फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रयान 3 के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था चंद्रयान 3 का जो मिशन है, यह कहा गया है कि जो आपका मिशन पहले भेजा गया था चंद्रयान 2, उसमें लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी। उसके लिए भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को दिखाना। इसमें लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होगी साउथ पोल के ऊपर, चंद्रयान के ऊपर, और ये मिशन आपका जो है 14 जुलाई को 2:35 इंडियन टाइम के अनुसार भेजा गया था। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका LMV-3 जो रॉकेट है उसका यूज किया गया था। इसरो इसको भेजने वाला था कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष कोटा हरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था। इतनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए इसके बारे में। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आपका कोई गलत ना हो। अगर इसरो का हेड भी पूछे तो एस सोमनाथ का स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सारी बातें यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, 2023 में ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रामायण महोत्सव का जो विषय है रामायण के निम्नलिखित में से किस कारण पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन तो आपको अब बार बार याद हो गया होगा कि रामायण महोत्सव जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ है, और इसमें इंडोनेशिया और आपका जो है 2 देश इसमें भाग लेने वाले हैं, जिसमें से अरण्यकांड के ऊपर ये आपका आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रामायण महोत्सव के बारे में। इंडोनेशिया और कंबोडिया 2 देश यहाँ पे हैं जो कि भाग लेंगे, छत्तीसगढ़ में होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उद्घाटन कर चुके हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी किसकी है? जून की है।
चंद्रयान-3 को किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया? तो आपको याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर रहने वाला है। आगे है चंद्रयान-3 के बारे में। फिर से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, छत्तीसगढ़ होगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में उच्च रैंकिंग क्या दिखाती है? तो जो आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक अभी आया है, इसमें इंडिया की रैंक 57 है। हमें यह दिखाता है कि टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा की ओर व्यापक परिवर्तन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका हो रहा है, इस बारे में हमको ये बताता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा परिवर्तन सूचकांक जो है ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास की ओर वृद्धि, ये बातें हैं। टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों की ओर देश के बड़े बदलाव का प्रतीक ही हमारे सूचकांक में उच्च रैंकिंग की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान ऊर्जा संक्रमण सूचकांक प्रदर्शित करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ये आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक प्रदर्शित करता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इतनी बातें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 5वें राज्य खाद्य सूचकांक में के सभी प्रदेशों में शीर्ष पर रहा? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो ये लिस्ट जारी करी है और इसका जो बताया है, इसमें मैंने बताया था बड़े राज्यों में केरला ने टॉप किया है और छोटे राज्यों के अंदर गोवा ने टॉप किया है। और अगर मैं बात करता हूँ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो इसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो, अब उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने जनवरी से आपको जून तक करा दी। तो भाई देखो, करंट अफेयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, मैंने उनको ला करके आपके सामने रख दिया है। बस अब यही गॉड से प्रे है कि जो हम लोगों ने आपसे कराया है, बस ये जो किया है, इसी मेहनत सफल हो जाए और एनएचपीसी में इन्हीं में से बन जाए क्वेश्चन, तो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो पाएगा। बाकी करंट अफेयर का टॉपिक बहुत सा बड़ा होता है, अब कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। पर देखो, एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने 6 महीने करंट अफेयर पढ़ा है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको न आते हुए क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। कैसे? सपोज आपने उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब चारों विकल्प में से आपने इन 6 दिनों में जो आपने करंट अफेयर पढ़ा, अगर इनमें से कोई चीज़ मैच कर जाएगा, आप पता कर पाओगे हाँ यार, ये तो चीज़ वहाँ का था, ये तो इससे संबंधित है। तो आप एनालिटिकल मेथड से, जो लोग कहते हैं कि तुक्का लगाना, तो तुक्का नहीं लगता। वो होता क्या है, तुक्का आप तभी लगा पाओगे जब आप कुछ ना कुछ पढ़े हों। ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल ना पढ़े हो तुक्का लगाओ, तो बिल्कुल तुक्का नहीं। उसे कहते हैं कि महापाप गलत करना। तो तुक्का कब लगता है? जब आप कुछ चीज़ें पढ़े हों, तभी आपका तुक्का सही बैठता है। तो आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं यार, इतना चीज़ें पढ़ ली हैं जनवरी से जून तक। कम से कम अगर मैं आपसे बात करूं को जो है, मैं आपसे पूछूं, तो लगभग अगर मैंने 20 क्वेश्चन किया होगा, तो 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो जाता है। और 120 क्वेश्चन में अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, तो लगभग 500 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कैसे? क्योंकि मैंने बाद में एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपने जितना पढ़ा है बहुत कुछ पढ़ लिया है। पर अगर आपको अब भी लगता है कि मुझसे थोड़ा कम है, तो आप जा करके एक बार जनवरी से जून की जो करंट अफेयर की क्लास हुई है कुमार गौरव सर की, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 6 महीने की है, बस उसको स्पीड 1.5 पे कर दीजिएगा, आप बराबर उसके रूबरू हो लीजिएगा कैसे कैसे यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कराए हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उन क्लास में कुछ चीज़ें देखी थी, तो मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। ये क्लास जब हुई थी 18 जुलाई को, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है, मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ, उस क्लास में आपको ही फ़ायदा मिलेगा। मतलब मैंने जो आपको बताया था, देखो मैंने ये क्वेश्चन करा रखा था कि MV गंगा विलास, जब जनवरी मैंने पढ़ाया था कि जनवरी वाली क्लास की मैंने बताया था MV गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से जो डिब्रूगढ़ तक जाएगी, ये कितने मीटर लंबी है? तो ये आपकी 3200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज यात्रा ये है, मैंने इसकी चर्चा वहाँ पर की थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71वें मिस यूनिवर्स, मैंने इसको कई बार बताया है, मिस यूनिवर्स वाला 71 नंबर का जो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब है, इसको विजेता जो बनी है बोनी गैब्रियल बनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की है, रहने वाली है। इन्होंने मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी मानी गई है? तो 6.5% आपकी मानी गई है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख करमुक्त करने की घोषणा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका जो है लॉन्च किया गूगल के द्वारा। मैंने आपको बताया था एक चैट GPT, वो है ओपन AI के द्वारा, इसको ओपन AI के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन दोस्त, याद रखना ऑपरेशन दोस्त इसका हो जाएगा राइट आंसर।
और यहाँ कुछ सूचकांक उसको पढ़ लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया रैंक कितनी है? 161 है। वैश्विक शांति सूचकांक जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें आपकी कितनी रैंक है? 126 इंडेक्स है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आपका वैश्विक अंतराल लैंगिक बता रहा है 127 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक में 42 पे है और 67 नंबर किस पे है? ऊर्जा संकट सूचकांक में 67 नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपका नाडी शहर फिजी में हुआ था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका महिला प्रीमियर लीग, मैंने आपको कराया था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। महिला प्रीमियर लीग मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, बस ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं कराया था कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपकी स्मृति मंधाना बनी, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस भारतीय युवक को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया? तो ये आपके नील मोहन को बनाया गया नया CEO। अगला क्वेश्चन आपका है रणजी ट्रॉफी को मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, तो सौराष्ट्र से मैंने इसका आंसर बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपके क्लियर होते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर NHPC JEE एग्ज़ाम। ठीक है, कल आप सभी का एग्ज़ाम है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने करंट अफेयर की क्लास को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मैंने अपने बहुमूल्य टाइम से निकाल करके मैंने क्लास कंप्लीट कराई 6 महीने की। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ऐसे ही साथ आगे बनाए रखिएगा। और अब हम मिलते हैं कल एनालिसिस के साथ में कि NHPC एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे रहा, क्या किसकी रहने वाली है। तो आप सभी को जिन भाइयों के एग्ज़ाम कल है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिनका परसों उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अपना अपना सिलेक्शन ले करके अपने आगे की ओर प्रस्थान करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, लव यू।